हेलो, दिस इज पराग एंड JGL की ये रिवीजन में जो कि मॉड्यूल से हो रही है, इसमें आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। तो बेसिकली हमने JGL में मॉड्यूल से लिमिटेशन एक्ट को पहले ही कवर कर लिया, ठीक है। तो आज बेसिकली हमारा टारगेट रहेगा कि हम JGL में CRPC को खत्म करें। CRPC वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है JGL का। तो JGL का जो CRPC है, CPC है, कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, इंडियन पिनल कोड, जो कि ये चैप्टर है ना बहुत ज्यादा मार्क्स कवरिंग रहता है JGL में, ठीक है। तो इसको आज हम कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा खत्म करें कम से कम समय में, वो भी मॉड्यूल से, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो मेरी सीरीज, ये जो मेरी रिवीजन की सीरीज चलेगी, ये इसमें मैं बेसिकली पूरा मॉड्यूल कवर करूंगा। आपको पूरे के पूरे लेक्चर देखने हैं, आपको मॉड्यूल में से मिल रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पूरे देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये वीडियो रहेंगे, एक्चुअली मेरे लिए भी रहेंगे, क्योंकि मेरा भी मॉड्यूल कवर हो रहा है आप लोगों के साथ ही। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो करते हैं स्टार्ट। आ जाते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, आ गए हैं, करते हैं अभी लेक्चर को स्टार्ट, ठीक है। 1 सेकेंड। तो ये आ गए हम हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो हमारा आज का चैप्टर है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। 1973 में क्रिमिनल प्रोसीजर को ए एक्ट बना था, 1973, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद ये है कुछ लेसन्स का ओवरव्यू, ऑब्जेक्टिव क्या है लेसन का। तो बेसिकली कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नाम से समझ में आता है कि ये डील करता होगा किस चीज में, क्रिमिनल चीजों में डील करता होगा। मतलब सिविल केसेस में ये डील नहीं करता है, क्रिमिनल केसेस में ये डील करता है, सिंपल में। तो मुझे आपको एक चीज बतानी है, बेसिकली आपको पता है, देखो ऊपर में जाते हैं, ऊपर में ऊपर में ऊपर में। अब ये जो वर्ड है ना, ये आप लोगों के सामने एक वर्ड है, कौन सा है? तो कोड। बेसिकली ये जो कोड है, आपने कई जगह सुना होगा एक्ट 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 एक्ट, ACT सुना होगा आपने। तो ये यहाँ पे जो ये कोड वर्ड है, इसका मतलब क्या है? तो कोड का मतलब ऐसा होता है कि पहले ना बहुत सारे लॉ बनाए गए थे। अब कोड को क्या लगा कि ये कुछ लॉज जो है वो एक जैसे दिख रहे हैं, बराबर। अब कोड क्या करता है, सारे लॉ को मिला के एक लॉ बना देता है। तो सारे एक्ट को मिला के जब एक लॉ बनता है तो उसको बोला जाता है कोड। समझ में आ गया? इजी है। आगे बढ़ते हैं। तो कोड का मीनिंग आपको समझ में आ गया, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। तो आगे जब आप चलेंगे तो हमने ये देख लिया कि लॉ जो है किसके मतलब किसकी चीजें देखेगा, सिविल की चीजें देखेगा या क्रिमिनल की चीजें देखेगा? तो क्रिमिनल की चीजें देखेगा, सिंपल है। अब बढ़ते हैं आगे। मैं ये पेंसिल को हटा देता हूँ यहाँ से। हाँ, इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे, हमने पढ़ ही लिया है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर की बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा के सुनिएगा। तो सबसे पहले आता है ऑफेंस मतलब क्या होता है। ऑफेंस मतलब क्या होता है? तो ऑफेंस सेक्शन 2N में डिफाइंड है CRPC के। ऑफेंस बोलता है द वर्ड ऑफेंस मींस एनी ओमिशन मेड पनिशेबल। कोई भी एक्ट और कोई भी ओमिशन मतलब कोई भी एक्ट या उसका ओमिशन जब पनिशेबल हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इज कॉल्ड एज ऑफेंस। सिंपल मीनिंग है, एनी एक्ट और ओमिशन मतलब कोई भी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल। कोई भी एक्ट या ओमिशन पनिशेबल जब होगा तो वो होगा क्या? ऑफेंस। आगे बढ़ो। उसके बाद आता है मेंस रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंस रिया मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्रिमिनल केस हो या कोई भी सिविल केस हो, उसमें मेंस रिया होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मेंस रिया का क्या मतलब है? तो मेंस रिया का सिंपल मीनिंग होता है गिल्टी माइंड। एक मेंस रिया जो है ये लैटिन वर्ड है, तो इसका सिंपल मीनिंग होता है गिल्टी माइंड। कोई भी क्राइम विदाउट गिल्टी माइंड क्राइम नहीं कहा जाता है। मार्क माय वर्ड्स, कोई भी क्राइम विदाउट गिल्टी इंटेंशन क्राइम नहीं कहा जाता है। अगर उसमें गिल्टी इंटेंशन ही नहीं है तो वो क्राइम ही नहीं है, आपका इरादा ही नहीं है वो काम करने का, तो वो क्राइम नहीं है। बेसिकली मेंस रिया एक मैक्सिम बताता है जिसमें मतलब मेंस रिया को डिफाइन किया गया है। तो मैक्सिम का नाम है एक्टस नॉन फैसिट निसी मेंसिट रिया। देखिए यहाँ पे है। तो
जो मैं पढ़ रहा हूँ ना उसी की तरफ ध्यान दो, आपको मॉड्यूल की एक एक चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हाईलाइटेड है वही पढ़िए, ठीक है। तो देखो यह है मैक्सिमा एक्टस नॉन फैसिट नीसी मेंसिट्रिया। अब इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? तो एक्टस नॉन फैसिट नीसी मेंसिट्रिया का मतलब होता है एक्ट इटसेल्फ नॉट क्रिएट एनी गिल्ट। क्या बोल रहा हूं मैं? एक्ट कोई गिल्ट क्रिएट नहीं करता है विदाउट इंटेंशन ऑफ गिल्टी माइंड, विद इंटेंशन ऑफ गिल्टी माइंड। मतलब जब तक आपका इंटेंशन नहीं होगा तब तक एक्ट क्रिएट नहीं करेगा गिल्टी माइंड, ठीक है। आपका इंटेंशन होना चाहिए वो एक्ट करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल है। तो मेंसिट्रिया का मतलब होता है गिल्टी इंटेंशन या गिल्टी माइंड बोल लो। आगे चलो आगे चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइप ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेलेबल ऑफेंस, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेलेबल ऑफेंस, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस मतलब क्या? जो शेड्यूल 1 में डिफाइंड है सीआरपीसी के, एंड जिसमें मतलब फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स है। देखो दो वर्ड हमने यहाँ पे मार्क कर लिए, जो फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइंड है और जो फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स है, उसको क्या बोलते हैं? बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस में बेसिकली बेल मिलती है, या नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नाम से समझ में नहीं आता है। कॉग्निजेबल का मीनिंग होता है अरेस्ट विदाउट वारंट। देखिए रेड पेन से मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया हुआ है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का सिंपल मीनिंग होता है अरेस्ट विदाउट वारंट। मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस कुछ इस तरह के ऑफेंस है जिसमें आप अक्यूज को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हो। कॉग्निजेबल ऑफेंस कुछ इस तरह के ऑफेंसेस है जिसमें आप अक्यूज को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है, ये भी सेम डेफिनेशन है वैसे शेड्यूल 1 में डिफाइंड है, एंड जिसमें फॉर द टाइमिंग इन फोर्स होता है। बट यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, जिसमें आप विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हो उसको बोला जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। कुछ इस तरह के ऑफेंस जिसमें पुलिस जो होती है अक्यूज को विदाउट वारंट, मतलब मजिस्ट्रेट से विदाउट कोई वारंट लेते हुए उसको अरेस्ट कर सकती है। आगे बढ़ो। आगे में चले तो आगे आ जाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कि पूरा उल्टा है कॉग्निजेबल ऑफेंस का। जैसे बेलेबल का नॉन बेलेबल उल्टा है, वैसे ही कॉग्निजेबल का नॉन कॉग्निजेबल अपोजिट है। आगे आगे आगे। अब इतना कुछ झमेला पड़ने की आपको जरूरत है नहीं। आगे पढ़ते हुए हम आ गए हैं कंप्लेंट पे। मैं एक चीज आपको बता दूं, जब आप कोई भी सिविल केस पढ़ोगे ना, तो सिविल केस में होता है प्लेंट। कहीं भी अगर आपको ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगी, सिविल केस में कोई चीज को बोला जाता है प्लेंट, और उसी को मतलब कोई क्राइम होता है तो उसे मतलब क्राइम की जब आप फाइल करने जाते हो रिपोर्ट, तो उसको बोला जाता है प्लेंट फाइल करने जा रहे हो सिविल केसेस में। और जब वो क्रिमिनल केसेस में आप फाइल करने जाओगे रिपोर्ट, मतलब उसके खिलाफ आप रिपोर्ट फाइल करते हो, तो उसको बोला जाता है कंप्लेंट फाइल कर रहे हो। ये दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद कंप्लेंट मतलब क्या होता है? बेसिकली कोई भी आप एलिगेशन मेड, आप कोई भी एलिगेशन लगा रहे हो, ओरली लगा रहे हो या रिटर्न में लगा रहे हो, मजिस्ट्रेट के पास लगा रहे हो, तो उसको बोला जाता है कंप्लेंट। तो कंप्लेंट का मीनिंग तो वैसे भी आपको समझ में आ ही गया, मैंने अभी बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। आई एम सो सॉरी। आगे बढ़ते हैं तो आगे 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 में देखिए कंप्लेंट, जो मैंने अभी आपको बताया ना, सिविल केसेस में उसको प्लेंट बोला जाता है और क्रिमिनल केसेस में उसको कंप्लेंट बोला जाता है। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये चीजें आपको पढ़ लेनी है, जो कि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ी, वही है एलिगेशन मेड ओरली और रिटर्न टू रिटर्न। आप अगर कोई भी एलिगेशन करते हो, वो पर्सन के खिलाफ करते हो, मजिस्ट्रेट के पास करते हो, फिर मजिस्ट्रेट उसको लिखता है, तो ये हो जाता है कंप्लेंट फाइल कर रहे हो। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उसके बाद आ जाता है बिल। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बेल 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 आपने सुना होगा कई बार। मूवीज में बोला जाता है कि हाँ इसको बेल मिल गई, इसको बेल मिल गई। बेल मतलब क्या होता है? जो अक्यूज पर्सन होता है ना, उसको रिलीज किया जाता है लीगल कस्टडी टू प्राइवेट कस्टडी। प्राइवेट कस्टडी में उसको इंटरेस्ट किया जाता है। मतलब पुलिस ऑफिसर, अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और मैंने किसी अक्यूज को अरेस्ट किया है, अगर उसको बेल मिल रही है, बेल मिल रही है क्या मतलब क्या हो रहा है? अब वो मेरे लीगल कस्टडी में है, बट अब उसको अगर बेल ग्रांट होगी मजिस्ट्रेट से,
तो मैं उसको इंटरेस्ट कर दूंगा प्राइवेट कस्टडी में, मतलब वो कोई आप रिलेटिव हो, मैं आपके पास उसको दे दूंगा, बट उस पर मैं एक ट्रस्ट करूंगा, मतलब मैं वो जो भी मेरे को छुड़ाने के लिए आए हैं, जो भी मेरी बेल ले रहे हैं, उसके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूं कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तब आप कोर्ट में हाजिर रहोगे। ये एक ट्रस्ट होता है, इंटरेस्ट करके मैं आपके पास दे रहा हूं किसी अक्यूज को, तो ये मेरा एक आपके ऊपर ट्रस्ट है कि जब भी मैं उसको बुलाऊंगा आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उसको कोर्ट में मतलब वो कहीं इंडिया छोड़ के बाहर ना जाए, ये वो आपकी जिम्मेदारी है, मैं उसको इंटरेस्ट कर रहा हूं आपके भी, मतलब आपके ऊपर। अब उसके बाद आता है एक एंटीसिपेटरी बेल करके एक कंसेप्ट है, जो कि स्टार मार्क करो इसको। एंटीसिपेटरी बेल, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। एंटीसिपेटरी बेल मतलब क्या होता है? तो एक होती है बेल जो कि नॉर्मल बेल है, एक होती है एंटीसिपेटरी बेल जो कि ग्रांट की जाती है बिफोर अरेस्ट। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है जो कि ग्रांट की जाएगी बिफोर अरेस्ट, अरेस्ट करने से पहले जिसको ग्रांट किया जाता है वो है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कौन करता है? तो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करता है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कौन करेगा? तो ग्रांट करेगा हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, तो ये डिस्क्रिशन है कोर्ट का, मतलब कोर्ट को देना है नहीं देना है तो कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट को देना है तो देगी एंटीसिपेटरी बेल, ना देना है तो नहीं देगी। ग्रांट कौन करता है? हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन इसको ग्रांट करेगी। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कोई भी ऐसी बेल जो अरेस्ट करने के पहले आपको लग रहा है कि आप अरेस्ट होने वाले हो, तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाओगे, मतलब हाई कोर्ट के पास जाओगे या कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाओगे, आप बोलोगे कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल चाहिए तो मुझे एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करे, बट इट इज मतलब इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल, या वो ग्रांट नहीं भी करे, वो उसका डिस्क्रिशन है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। तो ये है स्टेजेस ऑफ क्राइम। क्या है? स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो क्राइम के बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं, मतलब 3 स्टेजेस में आपका क्राइम जो है उसको ये ट्रायल तक पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहली स्टेज होती है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन। आप देखते जाइए, इन्वेस्टिगेशन में कलेक्ट किया जाता है सबसे पहले एविडेंस को कलेक्ट करेंगे, उसको मजिस्ट्रेट के पास हम देंगे। ठीक है, जब हम एविडेंस कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद होती है उस पर इंक्वायरी, जैसे आपको ऊपर दिख रहा है। सबसे पहले होता है सबसे पहले क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, आप एविडेंस का कलेक्शन कर रहे हो। उसके बाद आ जाता है इंक्वायरी। इंक्वायरी में आप देखते हैं कि इसको ट्रायल के लिए भेजना चाहिए या ट्रायल के लिए नहीं भेजना चाहिए। लास्ट में आता है एक वर्ड ट्रायल, जिसको ये जो हमारा सीआरपीसी है ना, इसमें डिफाइन ही नहीं किया गया है। रियली ये जो सीआरपीसी है ना, इसमें डिफाइन ही नहीं है। ट्रायल का सिंपल मतलब होता है लीगल प्रोसीडिंग। ट्रायल वर्ड का सिंपल मतलब होता है लीगल प्रोसीडिंग। आप अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग कर रहे हो तो वो ट्रायल कर रहे हो, समझे? तो लीगल प्रोसीडिंग होता है ट्रायल का मतलब एक मतलब अक्यूज को कौन सी पनिशमेंट देना है, क्या करना है, तो वो ट्रायल में डिसाइड होता है। ठीक है, सिंपल कि वो अक्यूज है नहीं है तो वो ट्रायल में डिसाइड होता है। सबसे पहली स्टेज है इन्वेस्टिगेशन, दूसरी स्टेज है इंक्वायरी एंड थर्ड स्टेज है ट्रायल। इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है। कौन सी? I'm sorry, आपको सीक्वेंस वाइज ध्यान रखना है। तो सबसे पहला सीक्वेंस क्या है? इन्वेस्टिगेशन होता है, देन होता है इंक्वायरी एंड लास्ट में होता है ट्रायल। इस सीक्वेंस में आपको ये चीजें याद रखनी है, वो आपको ज्यादा याद रहेगी। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हुए आता है जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग दो लोग करते हैं बेसिकली। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में क्या होता है? एक सबसे पहले दो लोगों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसमें भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर प्लेजर कौन होता है एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? तो प्लीडर वो पर्सन है, सुनो सिंपल मैं बताऊं, प्लीडर मतलब मैं लॉयर हूं, मैं हूं प्लीडर, जिसको कोर्ट अपॉइंट करती है, जिसको अपॉइंट किया जाता है किसी पर्सन के बिहाफ में, जिसको अपॉइंट किया जाता है लॉ के अंडर में, वो कौन है? प्लीडर, मतलब एक लॉयर है। उसके बाद आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक और वर्ड है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब समझ लो गवर्नमेंट का एडवोकेट। प्लीडर मतलब एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब पब्लिक एडवोकेट, मतलब गवर्नमेंट का एडवोकेट। इतना भी ध्यान रखना, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है समन एंड वारंट। मैं चाहता हूं मैं इसको आगे कवर करूं, है ना,
प्लीज। तो मैं आपको सिंपल मीनिंग बता दूं यहाँ का। समन का मतलब होता है पेशी, एंड वारंट मतलब समन बेसिकली इशू किया जाता है किसी को बुलाने के लिए या किसी के डॉक्यूमेंट्स को बुलाने के लिए, सिंपल मीनिंग है। उसके बाद आता है वारंट। वारंट किया जाता है किसी को अरेस्ट करने के लिए, किसी की प्रीमाइसेस को सीज करने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने के लिए, ये होता है। इसमें पनिशमेंट मिलती है 2 साल तक की, या फाइन भी लग सकता है, या दोनों मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। ये हमको पढ़ने, ये ना बेसिकली देखो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड है, और ये पावर ऑफ कोड, क्रिमिनल कोड की जो पावर्स है, इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है, और मैं ये वीडियो के लिंक में या कमेंट में, बेसिकली कमेंट में डाल दूंगा, या मैं डाल दूंगा बायो में, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहां पे जाके आप ये पावर ऑफ द कोड जरूर देखें, जरूर देखें, जरूर देखें, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा कोड कितनी पावर, मतलब कितनी सेंटेंस दे सकता है, उसके पास क्या पावर है। तो बेसिकली इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं ना। तो मैं बढ़ता हूँ आगे 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 आगे, एक सेकेंड। अब आता है अरेस्ट ऑफ पर्सन। पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा। तो पर्सन को अरेस्ट किया जाता है कुछ, ये देखो अरेस्ट ऑफ पर्सन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट आ जाता है। तो पर्सन को जब हम अरेस्ट करते हैं तो किस तरह से अरेस्ट करते हैं, बहुत कुछ अलग अलग इसके ये है, सेक्शंस वाइज देखता है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले है सेक्शन 41, जिसमें बोला गया है अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। किसी पर्सन को आप विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहे हो, या अरेस्ट कर रहे हो विदाउट आपने किसी मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं ली, मतलब विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट और विदाउट वारंट आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो। आपको अगर विदाउट वारंट का कुछ याद आ रहा होगा तो मैंने बताया था, कॉग्निजेबल के केस में विदाउट वारंट आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो। तो इसके कुछ केसेस हैं, ये केस वाइज हम देखते हैं, केस वाइज देखते हैं कि कौन कौन से केस में आप किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हो या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना अरेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला केस आ जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कि हमने अभी बात की। उसके बाद केस आप किसी का हाउस ब्रेकिंग कर रहे हो, बट अभी ये केस नहीं है, मॉड्यूल हमारा अमेंड हो चुका है, तो इसमें ये केस हटा दिया गया है। कोई आप हाउस ब्रेकिंग कर रहे हो किसी का विदाउट उसकी परमिशन, या उसको आपने पूछा भी नहीं, आपने उसका घर तोड़ दिया या उसके घर में बैठे कर रहे हो, तो उसमें आपको अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। उसके बाद है आप किसी पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब एक पुलिस ऑफिसर अपने ड्यूटी में आप उसको छेड़खानी कर रहे हो, आप उसको जाके उसकी शर्ट खींच रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, या उसके आप बाल पकड़ रहे हो। आपने, अब मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, मैं मेरी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ, कोई आके मेरा ये माइक खींच ले। बेसिकली अगर ऐसी चीजें होती है तो ये हो जाता है एक पुलिस इसमें आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है भैया, अगर आप एस्केप होते हो तो। ठीक है, अब जाते हैं आगे। उसके बाद अगर आप आर्म फोर्स में अगर कोई डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर कोई रिलीज कन्विक्ट जो होता है, रिलीज कन्विक्ट मतलब जेल से छूटा हुआ कोई भी पर्सन अगर कोई रूल ब्रेच कर रहा है जो गवर्नमेंट ने बनाए थे उसको नहीं करना है, जिसको वो कर रहा है, तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, विदाउट द ऑर्डर या परमिशन उसको अरेस्ट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अरेस्ट अ पर्सन, जो सेक्शन 41 हमने देख लिया। अभी हम आते हैं सेक्शन 42 की तरफ। सेक्शन 42 अभी हमने सेक्शन 41 देख लिया, अभी हम देखेंगे सेक्शन 41। कई बार क्या होता है, पुलिस किसी अक्यूज पर्सन को पकड़ लेती है, बट वो पर्सन क्या करता है, अपना नाम या अपना एड्रेस जो होता है वो सही तरीके से पुलिस ऑफिसर को नहीं देते। अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस, मतलब अपना एड्रेस और अपना नाम सही तरीके से पुलिस ऑफिसर को नहीं बता रहे। पुलिस ऑफिसर उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, बताओ, बट वो अपना नाम एंड एड्रेस नहीं देते। बट वो अपना नाम एंड एड्रेस दे भी दे, बट पुलिस ऑफिसर को क्या लग रहा है कि हाँ इसका नाम एंड एड्रेस जो इसने दिया ना ये गलत है, तो पुलिस उसको डिटेन करके रख सकती है। बट
पुलिस उसको 24 आवर्स से ज्यादा डिटेन करके नहीं रख सकती, उसको उसके अंदर अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में उसको मतलब ले जाना पड़ेगा, उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। ये देखिए मैं आपको बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आपका मॉड्यूल कवर हो जाए, बस यही मेरा एक मैं चाहता हूँ कि आपका मॉड्यूल कवर हो जाए। आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, जिस मतलब आप अगर कोई टॉपिक भी देखना चाहते हैं ना इसमें का, तो आप सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा और आपको ये टॉपिक भी मतलब कभी भी जाके देखो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्राइवेट पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं, उसमें ना एक और पॉइंट है कि अगर आप कोई आर्म फोर्स के पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो, आप किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो जो आर्म फोर्स में है, तो उसको आप ऑन ड्यूटी अरेस्ट नहीं कर सकते हो। मतलब आर्मी के कोई भी पर्सन को आप ऑन ड्यूटी, अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, वो बॉर्डर पे है, उसने कोई ऐसा काम किया है जिसको उसको अरेस्ट करना चाहिए, बट आई एम सॉरी, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि वो ऑन ड्यूटी है, वो अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तभी आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो। बट अगर कोई पर्सन अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो तब चाहे तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, चाहे वो आर्म फोर्स में क्यों ना हो। बट अगर आप चाहते हो कि वो आर्म मतलब आर्मी में जो पर्सन है उसको अरेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल की बहुत ज्यादा जरूरत होगी उसको अरेस्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर उसको अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा, ये वो अरेस्ट हाउ मेड, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं समन एंड वारंट। जैसे कि हमने देखा था ना समन एंड वारंट, समन एंड वारंट को हम यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में देखेंगे। समन का सिंपल मतलब क्या होता है मेरे को बताओ। समन का मतलब होता है पेशी, आप किसी को पेशी दे रहे हो, मतलब आप समन प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, आप किसी को बुलाना चाहते हो, तो मतलब उसका मतलब होता है आप किसी को समन प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, आप किसी को पेशी भेज रहे हो, भैया आओ या आपके डॉक्यूमेंट लाओ, भैया आओ या आपके डॉक्यूमेंट लाओ, आपने कोई तो भी गलती की है, हमको लग रहा है कि हम आपको अरेस्ट करना चाहते हैं, तो हम आपको बुलाएंगे, है ना। तो उसको बोलते हैं समन। समन समन समन, हमने समन दे दिया। उसके बाद समन का सिंपल मतलब आप ध्यान में रखो। अब समन जो चाहिए, अब कुछ चीजें समन के बारे में मैं आपको बता दूं। समन जो है वो आपने अगर डुप्लीकेट भी दिया है, मतलब समन डुप्लीकेट भी चलेगा। समन पे जो है कोर्ट का साइन होना चाहिए, कोर्ट का सील होना चाहिए, उसमें प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, उसमें प्रॉपर नाम होना चाहिए, किसको आप समन भेज रहे हो, किसके हाथ से भेज रहे हो, उसका भी नाम हो, उसमें नेम मतलब असर्टन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है समन के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें हैं समन के बारे में, वो आपको ध्यान में रखनी है। अब आता है भैया वारंट। वारंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि मजिस्ट्रेट इशू करता है या कोर्ट इशू करता है। किस लिए इशू करता है? तो वो इसलिए इशू किया जाता है कि किसी को आप अरेस्ट करवाना चाहते हो तो मजिस्ट्रेट वारंट इशू करेगा, किसी की प्रॉपर्टी को सीज कराना चाहते हो तो वारंट इशू किया जाएगा, किसी के डॉक्यूमेंट्स को सर्च कराना चाहते हो तो वारंट इशू किया जाएगा। समझ गए? इजी है। वारंट आपको इशू किया जाएगा, सर्च सीज अरेस्ट अ पर्सन, तो वारंट इशू किया जाएगा। आगे बढ़ो। अब वारंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वारंट जो है वो राइटिंग में चाहिए, उसमें पर्सन का, जिस पर्सन का वारंट भेज मतलब जिसके खिलाफ वारंट है उसका नेम डेजिग्नेशन होना, सॉरी जिसके हाथ में आप वारंट भेज रहे हो उसका नाम या डेजिग्नेशन होना चाहिए। वो पर्सन का फुल नेम होना चाहिए जिसको अरेस्ट करना चाहते हो भैया, जिसको अरेस्ट करना चाहते हो ना उसका पूरा नाम हो। उसके बाद इट मस्ट बी ऑफेंस चार्ज, उसके बाद साइन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उस पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की साइन होनी चाहिए एंड उसमें कोर्ट का सील होना चाहिए, मतलब कोर्ट का ठप्पा हो। ठीक है, उसमें कोर्ट का सील होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि वो वारंट है। उसके बाद आता है प्रोक्लेम्ड वारंट। वारंट 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 हो गया हमारा खत्म। अब इसके बाद वाली शायद कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्च वारंट। सर्च वारंट क्या है? तो कोर्ट
कोर्ट एक सर्च वारंट क्यों भेजती है, कोर्ट को रीजन लगता है डील करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने के लिए, या जनरल इंस्पेक्शन आप कर रहे हो नेसेसरी है उसके लिए आप सर्च वारंट भेजते हो। आगे बढ़ते हैं। वारंट्स आर नॉट बी शो, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे चलो, चलते जाओ। हम ना एक मैं बात बता दूं आप लोगों को, हम अभी चैप्टर के एंड में हमने भैया मॉड्यूल से सीआरपीसी, मेरे को नहीं लगता कि इतने फास्ट मॉड्यूल से सीआरपीसी किसी ने कवर कराया होगा। और आप अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, मैं बताऊंगा कि वो इम्पोर्टेंट था या नहीं था, ठीक है। बट आप बताइएगा जरूर कमेंट में। अब ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, अब जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं वही आपको कराता हूँ इसमें। उसके बाद आता है प्रिवेंटिव एक्शन टेकन बाय पुलिस। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव एक्शन टेकन बाय पुलिस। तो प्रिवेंटिव एक्शन टेकन बाय पुलिस ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो कब प्रिवेंटिव एक्शन लेती है, प्रिवेंटिव एक्शन कब लेगी, बेसिकली कोई इंपॉर्टेंट मतलब ऐसी कोई चीज है जिसमें मजिस्ट्रेट का हम ऑर्डर नहीं ले सकते, या कुछ फास्ट उसको अरेस्ट करना है, किसी को बहुत मतलब कस्टडी में रखेंगे। प्रिवेंटिव मतलब आपको लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है कि कोई क्राइम करने वाला है, उसको क्राइम करने से पहले आप अरेस्ट कर लोगे। पता है हमने एक चीज पढ़ी थी, पता है एंटीसिपेटरी बेल पढ़ी थी, जिसमें अरेस्ट होने के पहले आप बेल लेते हो। ये है प्रिवेंटिव अरेस्ट, जिसमें कोई क्राइम करने के पहले आप अरेस्ट होते हो। बट ऐसे पर्सन को आप 24 आवर्स से ज्यादा आप डिटेन करके नहीं रख सकते हो, उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको जल्द से जल्द मतलब 24 आवर्स के अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको ले जाना पड़ेगा। आगे बढ़ो। उसके बाद आता है इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, उसकी एक लिमिट रहती है, पता है कोई भी पुलिस ऑफिसर सर्च सीज या मतलब सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, तो वो अपनी लिमिट्स के बाहर जाके नहीं कर सकता कुछ चीजें। बट सेक्शन है एक जिसमें वो बताया गया है कि मजिस्ट्रेट ने अगर बोला है तो वो अपनी लिमिट्स के बाहर जाके सर्च या सीज कर सकता है। बट इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजर, अगर कोई पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि ये एरिया में वेट्स एंड मेजर्स जो है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मतलब फॉल्स वेट्स है या मेजर्स, मतलब तोल माप करना, या ये गलत माप है उसका, मतलब तोलते हैं ना सब्जियां तोलते हैं या कुछ भी, अगर किसी पुलिस ऑफिसर को पता चल जाए तो वो अपनी लिमिट के अंदर रह के उनकी जो भी चीजें हैं जिसमें वो फॉल्स वेट्स है तो उसको सीज कर सकता है, मतलब वो उसको मतलब सीज कर ले सकता है, अपने पास जब्त कर सकता है। आगे बढ़ो। बट अपनी लिमिट के अंदर कर सकता है, बट विदाउट परमिशन, विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट था कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की उसको जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है, तो वो कर सकता है चाहे तो। आगे बढ़ो। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कि कई 2 बार 8 मार्क के लिए आ चुका है पेपर में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ए भी है और एक वो मैंने बोला था ना पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोड, तो वो मैंने उसका जो स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, वो भी 8 मार्क के लिए आ सकता है, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे मैं कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। इंफॉर्मेशन टू पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, तो कोई पर्सन जिसको लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये पर्सन, तो वो पर्सन क्या करेगा, मतलब उसके साथ हुआ है कुछ, तो वो पर्सन क्या करेगा, एक पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन देगा, चाहे ओरली देगा चाहे रिटर्न में देगा। फिर जो पुलिस ऑफिसर रहेगा उसको एक बुक रहती है, जिसको बोला जाता है FIR। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो एक फॉर्म होता है उस पे उसकी सारी डिटेल्स लिखी जाती है उसके रिपोर्ट के हिसाब से, मतलब जिस तरह की उसकी एलिगेशन दिया है उसने, मतलब जिस तरह का उसने रिपोर्ट, मतलब उसके साथ क्या क्या हुआ है, सारी चीजें उसमें रहती है, वो रिपोर्ट में रहती है, और वो रिपोर्ट पे वो पर्सन की एक सिग्नेचर होती है। अब कई बार क्या होता है ना कि कोई पुलिस ऑफिसर बोल देता है यार नहीं जाओ, तुम्हारा जो ये है ना रिपोर्ट वो 3rd क्लास है, छोड़ो,
उसको फाड़ के फेंक दूं मैं, ऐसा बोले तो वो पर्सन एग्रीड हो जाता है बेचारा। अब उसको लगता है कि मेरी जो कंप्लेंट है ये पुलिस ऑफिसर ने नहीं ली। अगर ऐसा होता है तो देखिए ये नीचे एक सेंटेंस है जिसको मैंने ब्रैकेट में डाला हुआ है ये, तो ये जो सेंटेंस है ना, अब इसमें बोला गया है कि अगर कोई पर्सन एग्रीड होता है, कोई पर्सन एग्रीड होता है पुलिस के डिसीजन से, मतलब वो खुश नहीं है, वो पुलिस ने उसके साथ गलत किया है, तो वो जाएगा सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाएगा, देखो वो जाएगा सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास। वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या करेगा, खुद एक बार वो देखेगा उसकी केस क्या है। अगर वो सेटिस्फाई होता है उसकी केस से, तो वो क्या करेगा, एक तो कोई पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर देगा कि भाई इसके केस को इन्वेस्टिगेट करो, जाओ इसके केस को इन्वेस्टिगेट करो, नहीं तो वो खुद वो केस को इन्वेस्टिगेट करेगा अगर उसको लगता है तो। ठीक है, क्लियर है? बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करता है, तो इसमें तो बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से नॉर्मल आप एक एफआईआर बनाओगे या उसको देते हो, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है। देखो ये भी मैंने एक ब्रैकेट में डाला हुआ है, अगर एक से ज्यादा केसेस है, मतलब एक केस में एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रॉब्लम जो है वो कॉग्निजेबल केस से रिलेट करती है और कुछ केसेस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल केस से रिलेट करते हैं। अब सपोज दो केसेस ऐसे है उसमें कि जो नॉन कॉग्निजेबल केस है, बट एटलीस्ट वन केस तो ऐसा है जो कॉग्निजेबल केस से रिलेट करता है। अगर इसमें एक भी केस ऐसा हो ना कि जो कॉग्निजेबल केस से रिलेट करता हो, तो सारे केस को कॉग्निजेबल ऑफेंस ही माना जाएगा। ध्यान रखिए, सारे केस को कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैं एक बार करा दूं क्या फिर से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इंफॉर्मेशन टू पुलिस, कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या है, तो कोई पर्सन जो है वो मतलब वो कंप्लेंट लिखाने जाता है, कंप्लेंट लिखाएगा, उसमें उसका नाम एड्रेस सब रहेगा, कौन सा अरेस्ट जिसको करना है उसका नाम एंड एड्रेस रहेगा, उसकी साइन रहेगी वो एफआईआर रिपोर्ट पे। एफआईआर रिपोर्ट क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें लिखा जाता है, मतलब एक रजिस्टर रहता है उसमें उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है, वो उसका एफआईआर बनता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन एग्रीड होता है डिसीजन पुलिस के डिसीजन से, तो वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाएगा। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस केस से अगर सेटिस्फाई है तो किसी पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर देगा या वो केस को खुद इन्वेस्टिगेट करेगा। आगे नॉन कॉग्निजेबल केस में क्या होता है, तो नॉर्मली केस किया जाता है एंड लास्ट है पॉइंट, अगर एक केस में दो नॉन कॉग्निजेबल है, एटलीस्ट वन भी कॉग्निजेबल केस है ना, तो वो पूरे केस को कॉग्निजेबल केस की तरह ट्रीट किया जाएगा, ना कि नॉन कॉग्निजेबल केस की तरह ट्रीट किया जाएगा। ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट ही हो गया है, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है जिसको अभी हम करते हैं। ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। देखिए अब समरी ट्रायल करके एक पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन मैं बोलूंगा, ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो समरी ट्रायल का सिंपल मतलब होता है स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केस, या केस को एक ही बार में हम खत्म कर दे। कोई भी ऐसा केस जिसको हम चाहते हैं कि यार इसको लंबा ना खींचे, ना खींचे, इसको हम एक बार में खत्म कर दे, इसको बोलता है नॉन कॉग्निजेबल, मतलब सॉरी समरी ट्रायल बोलता है। स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केस होता है, इसमें केस को एक ही बार में खत्म कर देते हैं। तो बेसिकली मैं पहले ये बता दूं कौन कौन से ऑफेंस आते हैं इसमें। तो बेसिकली कोई भी ऐसा केस जिसमें आपको इम्प्रिजनमेंट 3 साल से ज्यादा की नहीं हुई है, 3 साल से ज्यादा की, सॉरी 2 साल से आपको ज्यादा, ये 2 ही साल है, सॉरी, जिसमें आपको 2 साल से ज्यादा की जेल नहीं हुई है। कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है जिसका मतलब कोई आपके प्रॉपर्टी के साथ गलत हुआ है जिसका वैल्यू 2000 से ज्यादा का नहीं था, या ऐसा कोई फाइन आपके ऊपर लगा है जिसकी प्राइस 2000 से ज्यादा की नहीं थी, तो उसमें आप समरी ट्रायल कर सकते हो। सिंपल, एक बार फिर से हो जाए, तो ऐसी कोई केस जिसके लिए आपको 2 साल तक की पनिशमेंट हुई है, ऐसी कोई आपकी प्रॉपर्टी जिसमें आपको 2000 रुपए तक का फाइन लगा है, या ऐसी कोई फाइन आपके ऊपर लगी है जिसकी वैल्यू 2000 तक है, तो उसमें समरी ट्रायल होता है। तो बेसिकली समरी ट्रायल कौन कंडक्ट करता है, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है। ये देखिए, तो बेसिकली चीफ जुडिशियल
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है, या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इसको कंडक्ट करेंगे। अब ये कौन होता है, तो इसमें मैंने जो वीडियो बताया था आपको पावर्स कोर्ट के, तो उसमें मैंने अच्छे से बताया है, वो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। तो ये 3 लोग कंडक्ट करते हैं, एंड इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा केस के मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट होगी 3 महीने की, ध्यान रखिए। इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पे होता है समाप्त। एंड धन्यवाद, आपने मेरा यहाँ तक साथ दिया भैया। ये कुछ चीजें हैं कि कौन से केस में मजिस्ट्रेट कर सकता है या उसके लिए क्या क्या जरूरी है, बहुत ज्यादा सिंपल है, एक बार पढ़ लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म कर दिया है सीआरपीसी। मुझे लगता है मैक्सिमम 45 मिनट्स या 45 मिनट्स का वीडियो बना होगा। एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने सीआरपीसी खत्म कर दिया। अब मैं आपके साथ मिलूंगा सीपीसी में, उसके बाद हम करेंगे आईपीसी या कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों में से एक चैप्टर को। कॉन्स्टिट्यूशन को मैं 2 पार्ट में करूंगा, मैंने आपको शायद पहले लेक्चर में भी बताया था। कॉन्स्टिट्यूशन को 2 पार्ट में करूंगा बिकॉज वो चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है और उसको देखने में आलस भी आएगा उतना, बट इंटरेस्टिंग चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको भी देखते हैं करते हैं धीरे धीरे। अब मैं सीपीसी के साथ सीपीसी में आपके साथ मिलूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर जरूर करना। एंड मेरे काम को, मेरे एफर्ट्स को अगर आपने लाइक नहीं किया तो देखो, तभी भी मैं वीडियो लाऊंगा, तभी भी मैं एफर्ट्स करूंगा। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को शेयर कर सकते हो तो करो, जितना शेयर कर सकते हो करो। वीडियो को, एफर्ट्स को लाइक करो यार, वीडियो को छोड़ो, एफर्ट्स को लाइक करो। मैं आपके लिए इतने एफर्ट्स करता हूँ। मैं चाहता था कि मॉड्यूल कवर हो जाए, बस मैं पूरा मॉड्यूल कवर करूंगा, बट है ना। थैंक यू सो मच, मिलूंगा आपको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।